सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लास्ट अटेम्प्ट आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। इस नीति निर्देशक सिद्धांत में हम आज पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके साथ ही पढ़ेंगे मौलिक अधिकार बनाम डीबीएसपी कि क्या अंतर है मौलिक अधिकारों में और क्या अंतर है डीबीएसपी में। उसके साथ ही सिद्धांतों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि कैसे सिद्धांतों को हमने बांटा है। उन सिद्धांतों में हमें 3 सिद्धांत देखने के लिए मिलता है। टोटल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 तरह की सोचों का विवरण मिलता है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उत्तर बौद्धिक सिद्धांत। तो इसके साथ ही हम इन तीनों सिद्धांतों की मदद से हम डीपीएसपी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं, यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। तो पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि आखिर में डीपीएसपी है क्या। उसके साथ ही हम तब डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। चलिए, तो पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि डीपीएसपी को बोलते हैं कि अवधारणा का स्रोत स्पेनी संविधान है। यानी कि जो डीपीएसपी लिया गया है वो स्पेन के संविधान से लिया गया है, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। इसका मतलब है कि हमने इसे स्पेन से लिया है, ठीक है। लेकिन स्पेन के लोगों ने इसे खुद नहीं बनाया था, उन्होंने इसे आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से उधार लिया था। उसके साथ ही डीबीएसपी की अवधारणा जो है वो आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है, ठीक है। इसका सीधा सा अंतर ये है कि हमने लिया इसे स्पेन से, स्पेन ने इसे लिया आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। तो सीधी सी बात देखें तो हमने डीपीएसपी का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया है। तो संवैधानिक प्रावधान में यह कहा गया है कि भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है। उसके साथ ही भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 37 नीति निर्देशक सिद्धांत के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि आर्टिकल जो 37 है वो नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी के कार्यों के बारे में हमें बताता है। इसके साथ ही इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसका मतलब है कि डीपीएसपी का जो मेन मोटो है वो एक भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी कि क्या है मौलिक अधिकार और वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं के विपरीत के उलट में जो है वो डीपीएसपी का दायरा असीम है। जहाँ मौलिक अधिकार जो है वो क्या है वो सीमित है, वहीं पर डीपीएसपी का दायरा जो है वो असीम है, वो बहुत बढ़ाया जा सकता है। और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। उसके साथ ही डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हुए हैं एमपी और एमएलएज, वो लोग अगर कोई कानून बनाते हैं तो उनका सबसे पहले यह ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या वह कानून डीपीएसपी के में दिए सारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है आपको बात समझ में आ रही हो। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो प्रकृति में नकारात्मक एवं निषेधात्मक है क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। उसके साथ ही दूसरी ओर जो डीपीएसपी के सिद्धांत है वो सकारात्मक निर्देश है, यानी कि डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। इस लाइन का मतलब समझिएगा कि यह ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। यानी कि जहाँ पर मौलिक अधिकार होंगे वहाँ पर डीपीएसपी भी साथ में आएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों को बनाते समय या फिर तो प्रोवाइड करवाते समय यह देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं वो डीपीएसपी में दिए अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ नहीं है। जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकारों के नीचे नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके बराबर में है। अब आते हैं सिद्धांतों का वर्गीकरण। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे डीपीएसपी हैं,
उसे 3 तरह के सिद्धांतों में बाँट करके बनाया गया था। यानी कि 3 तरह के सिद्धांतों से उसकी प्रेरणा मिली थी उसे बनाने की और उसके जो अनुच्छेद हैं वो इन तीनों सिद्धांतों से ही प्रेरित हैं। तो पहला आते हैं समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो इसके साथ ही पहला हम समाजवादी सिद्धांत में जो-जो आर्टिकल्स आते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश आर्टिकल 38 जो कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय की स्थिति, सुविधाओं तथा अवसर में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है? वहीं पर आर्टिकल 39 यह कहता है कि राज्य जो है वो विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्य जो है वो विशेष रूप से नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में वो नीतियों को बचाएगा सिंपली, इसका बोलने का मतलब यही है। तथा सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, यानी कि आजीविका मतलब अपना घर और रोजी-रोटी चलाने के लिए उन्हें जो जॉब चाहिए, उन्हें जो एक मिनिमम पैसे चाहिए, ठीक है? तो वो कौन मुहैया करवाएगा? वो उसे उसकी गवर्नमेंट मुहैया करवाएगी तथा भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, मतलब कि कुछ ही लोगों के पास धन का जमाव होने से बचाना। आप सबको पता है कि भारत की कुल आबादी जितनी है उसके 1% जो लोग हैं वही पूरे देश के 99% पैसों को सँभाल रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ तक ये बात होती है, ये बात फ़ॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जहाँ तक देखा जाए, ये नियम और कानून हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है और इस पे काम किया जा रहा है। उसके साथ ही पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल वेतन जो कि सरकारी सेवाओं में देखा जाता है। उसके साथ ही श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। इसका मतलब है कि जो लोग जॉब में हैं, उनके मेडिकल चार्जेज़ जो होते हैं वो कंपनी उठाता है या फिर तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एक अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके साथ ही बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, यानी कि बच्चों का बचपन तथा युवाओं का शोषण ना होने देना। वहीं पर आर्टिकल 41 पे हम देखते हैं कि बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने के, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। आर्टिकल 42 यह कहता है कि राज्य काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राह के लिए प्रावधान करेगा। राज्य जो है वो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। उसके साथ ही अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा। उसके साथ ही आर्टिकल 43 का एक यह कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि उद्योगों का जो मैनेजमेंट है, जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो स्टेट है, वो काम करेगी। आर्टिकल 47 यह कहता है कि लोगों के श्वसन स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना भी किसका काम होगा? राज्य का काम होगा। तो फिलहाल आज हम समाजवादी सिद्धांत तक ही छोड़ते हैं, जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही गांधीवादी सिद्धांत को और फिर उत्तर बौद्धिक सिद्धांत को। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को और पसंद आई वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक करिए और प्रेस द बेल आइकन कि जब मैं दूसरी वीडियो अपने इस डीबीएसपी पर लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख करके जितनी नॉलेज हो सके गेन कर सकें।